खामोशी है रास्ता, इसके बिना कुछ नहीं, जो करना है कर अभी, एक मिली है जिंदगी। दर्शकों नमस्कार, डीडी बिहार के बेहद ही खास कार्यक्रम मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सुबह आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, जब भी हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो सोचते हैं कि काश ऐसी सफलता हमें भी नसीब हुई होती, या फिर ये सोचते हैं कि कितनी आसानी से इन्हें सब कुछ मिल गया। लेकिन दर्शकों, ऐसा नहीं है। इन लोगों ने भी वही परेशानी, वही मुश्किलें देखी हैं जो सफलता पाने के लिए देखनी पड़ती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन परेशानियों से, इन मुश्किलों से जो लड़ने का जो रास्ता है वो अलग है, तभी ये सफल कहलाते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि नकारात्मक विचार एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को, हर सपने को बर्बाद कर देती है। आपको बता दें कि जब भी हम कुछ करने का सोचते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आता है कि हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, या फिर हम में ये चीज़ करने की क्षमता नहीं है। आपको बता दें कि नकारात्मक विचार होने वाले काम को भी बिगाड़ देता है, इसलिए हमेशा नकारात्मकता से बचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। और साथ ही दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सुबह का समय होता है ना, वो बेहद ही खास होता है, इसलिए दिन की शुरुआत हमें एक अच्छे विचार के साथ करनी चाहिए ताकि हमारा दिन ऊर्जा भरा रहे और साथ ही हमारे कार्य भी सफल हो। तो दर्शकों, चलिए इस दिन की और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद द्वारा कहे अनमोल वचन के साथ। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो दर्शकों, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं आज के हमारे विशेष मेहमान का। लेकिन स्वागत करने से पहले इनके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूँगी। कहते हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। जी हाँ दर्शकों, इसी बात को सच कर दिखाया है बिहार की बेटी डॉक्टर रोहिणी झा ने। कई प्रतिभागियों को पीछा छोड़कर इन्होंने मिसेज इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पिछले 9 वर्षों से ये बीएन कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हैं। रोहिणी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। रोहिणी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मिसेज इंडिया 2023 बनने का जो अनुभव था, इस बारे में बताएं। कैसा फीलिंग था जब आपके सर पे ये ताज आया, उस अनुभव के बारे में हमें बताएं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी बिहार विहान में आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। सारे दूरदर्शन की सारी टीम को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। और ये जो अनुभव की बात है, हम महिलाएं हर वक्त अनुभव से गुजरती हैं। बिल्कुल। और जब मैंने ये जीता तो इसके पहले जो संघर्ष, जो कहानी है वो बहुत लंबी है, लेकिन मैं उसको शॉर्ट में शेयर करना चाहूँगी। इसके पहले मैंने मिसेस बिहार का अप्रैल 2023 में मैंने इसमें अप्लाई किया, और उसके पहले मैं लगातार टीचिंग करियर से, टीचिंग से जुड़ी रही। और ये जो एक सपना है जो हर लड़कियों का और हर महिलाओं का होता है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है शादी के बाद ये चीज़ कहीं ना कहीं शटर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। बाधाएं आती हैं, हर्डल्स आते हैं, और उसको पार करके इन चीज़ों को, इन चुनौतियों को और जीतना, मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें भाग लेने की जो हिम्मत है, जो जज्बा है, जो पैशन है, वही अपने आप में एक जीत है। और जीतना तो एक ईश्वर और कहिए कि हमारा मेहनत है, लेकिन इसमें भाग लेने की जो हमारी इच्छा थी, कहीं ना कहीं यही मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव है, जो अचानक से मैंने अपने शिक्षाविद एकेडमिक्स से इस ओर अपने आप को आजमाया और इसमें सफलता भी मिली। इसमें सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, खास करके ईश्वर और हमारे जितने गुरु हैं और माता पिता, पेरेंट्स हैं, सभी का, मेरे हस्बैंड जिन्होंने काफ़ी इसमें सहयोग किया कि मैं इस चीज़ को आजमाऊं, देखूं कि और क्या क्या काबिलियत मेरे में नहीं, हर महिला में, मतलब मैं अपने आप को एक महिला नहीं, हर महिला को अपने आप में देखती हूं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अनुभव मुझे और आगे ले जाने वाला है। मैं इतना पर ही नहीं रुकने वाली हूँ। मुझे अभी अपने बिहार को खास करके मुझे लगता है कि मैं इंटरनेशनली, ग्लोबली इसको मैं कुछ प्रूफ कर सकूं कि हम महिलाओं में कुछ है, हम बिहारियों में कुछ है। जी। और रोहिणी जी, अब जैसा कि मिसेज इंडिया 2023 का खिताब आपने जीता है और साथ ही साथ पिछले 9 वर्षों से आप शिक्षा भी दे रही हैं, तो एक प्रोफेसर से एक मिसेज इंडिया 2023 बनने के सफ़र के बारे में हम बताएं। जी बिल्कुल, ऐसा है कि ये मिसेज इंडिया या फिर मिसेज वर्ल्ड या मिसेज यूनिवर्स, ये जब हम लोग सुनते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि बस ये एक ब्यूटी पेजेंट है। और ब्यूटी जब आती है तो बात आती है
कला की, आर्ट की। और मुझे लगता है ये ब्यूटी पेजेंट सिर्फ अपने आप को फिज़िकली प्रूव करना नहीं है, फिज़िकल अपीयरेंस इसमें मायने नहीं रखता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक मौका मिलता है कि आप अपने हुनर को आप ग्लोबली रख सकें, समाज में रख सकें, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकें। तो ये ब्यूटी विद अ पर्पस है। बहुत लोगों को शायद, मुझे नहीं लगता, बिहार में अब तो लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं अब इतने ओपन माइंडेड और चीज़ों को समझ रही हैं कि उन्हें ब्यूटी पेजेंट का सही मायने में क्या अर्थ है ये समझ में आता है कि हम लोगों को इसमें एक बेहतरीन मौका मिलता है कि हम अपने हुनर को, अपनी चीज़ों को, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ तो शायद मैं इसमें आगे और लड़कियों को, महिलाओं को, जो खास करके जो शादीशुदा हैं, उनको मैं चाहूँगी कि उनको इस चीज़ से काफ़ी इंस्पिरेशन मिले और वो भी इस चीज़ को आजमाए, तो शायद बेहद वो ज़रूर सफल होंगी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने व्यक्तिगत कौशल के बारे में आपने बताया, आपसे आपके प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में भी जानना चाहेंगे, कहाँ से आप ताल्लुक़ रखती हैं, इस बारे में बताएं। मेरी स्कूलिंग आरा में हुई है, बिहार के आरा, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में आरा एक जगह है जहाँ से मैंने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग जीन पॉल CBSE बेस्ड एक स्कूल है जिससे मैंने की है, और +2 भी मैंने जीन पॉल हायर सेकेंडरी स्कूल से ही किया है। उसके बाद मेरी आरा से ही पढ़ाई हुई है। मैंने वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से MA किया है इंग्लिश लिटरेचर में, और मैंने PhD भी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से ही किया है, लेकिन मैंने पटना यूनिवर्सिटी से भी PhD क्वालिफाई किया है, मगर मैंने अपने वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी को ही चूज़ किया। मैंने वहाँ से अपना रिसर्च जेंडर और रेस पर मैंने अपना रिसर्च किया है, और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने बिहार से ये सारी चीज़ों को, अपने सारे एकेडमिक्स को पूरा करते हुए, मैंने कर्नाटक राज्य के, कर्नाटक स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन को मैंने क्वालिफाई किया। मैं टॉप 5 में थी, और ये मुझे लगता है अपने आप में एक अजीब सी उपलब्धि है और बहुत अच्छी उपलब्धि है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोचकर कि मैंने बिहार से पढ़ाई की और मैं अब कर्नाटक में पढ़ा सकती हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकती हूँ। और मेरा ये शुरू से एक सपना रहा है कि मैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट्स को ही पढ़ाऊँ, और आज मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं आज यहाँ पर हूँ और मैं सारे बच्चों को पढ़ा रही हूँ। जी। और अगर शिक्षा की बात करें तो अगर आने वाले समय में ऐसा कुछ है जो आप शिक्षा की लाइन में अगर आगे जाना चाहती हैं, इस बारे में बताएं। बिल्कुल, मैंने अभी सोच रखा है, मैं अपना पोस्ट डॉक्टरल मैं डीलिट भी करना चाह रही हूँ, और और मैं अभी अपना रिसर्च वही रेस और जेंडर को ही, कंपैरेटिव लिटरेचर है जिसको मैं अभी आगे बढ़ाऊँगी, मैं पोस्ट डॉक्टरल भी करूँगी। और इसके अलावा मैं अभी जो यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हूँ मैं, और जितने सारे स्टूडेंट्स सबसे जुड़ी हुई हूँ, तो मैं चाहूँगी कि उनके लिए भी मैं कुछ करूँ, ताकि वो भी अपने आप को नेशनली, इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पर अपने आप को प्रूव कर सके, और याद कर सके कि हाँ, मैडम ने मुझे इस चीज़ में बहुत ही बढ़ावा दिया, सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। तो ये मेरा एक लक्ष्य है, और स्पेशली मैं बिहार से हूँ, बिहारी हूँ, तो मेरा मकसद ही है, मेरा टारगेट है कि मैं बिहार की लड़कियों के लिए, हाँ ऑफ कोर्स लड़कों के लिए भी, लेकिन लड़कियों के लिए मैं कुछ करूँ। जी। और साथ ही रोहिणी जी कहते हैं कि किसी सफल व्यक्ति के पीछे है जो एक महिला का हाथ होता है, तो अगर बात महिला की करें तो कहते हैं कि किसी महिला के पीछे अगर सबसे बड़ा हाथ होता है उसको आगे बढ़ाने में, तो माता पिता का। आपसे जानना चाहेंगे आपके माता पिता का कितना सपोर्ट रहा, क्या कुछ उन्होंने कहा, और साथ ही जब उन्हें पता चला कि आपने मिसेस इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है, क्या कुछ उन्होंने कहा, इस बारे में हमें बताओ, कितना सपोर्ट था उनका। जी। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि माता पिता का क्या सहयोग है, और एक महिला, एक सफल महिला के पीछे एक महिला का क्या, आपने ये दो बातें कही हैं। तो सबसे पहले मैं माता पिता के बारे में कहना चाहूँगी। बिल्कुल, हर माता पिता का ये एक सपना होता है कि उनके बच्चे आगे बढ़े, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे माता पिता ने कभी भी, मेरे स्मरण में कभी ऐसा मुझे नहीं लगा, हम लोग 2 बहन और 1 भाई हैं, तो बात करें कि हमारे माता पिता ने कैसा सहयोग दिया, कैसे कंट्रीब्यूट किया, तो मैं वो बताती हूँ।
कि उन लोगों ने कभी फ़र्क नहीं किया कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। जैसी पढ़ाई मेरी हुई, जैसा लालन पालन मेरा हुआ, ठीक उसी तरह मेरे भाई का भी हुआ। तो ये मेरे स्मरण में ही नहीं है कि मेरे माता पिता ने कभी बेटे बेटियों में फ़र्क किया। और शायद मैंने इस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही क्लोजली मैंने सीखा कि आगे भी या मैं खुद भी अपने बेटे बेटियों में फ़र्क ना करूं। तो बिल्कुल भी उनका सहयोग है, हर वक्त उनका मोटिवेशन है, मेरे पढ़ाई लिखाई से लेकर और शादी के बाद भी। मेरी शादी को भी 14 इयर्स हो चुके हैं, 2009 में मेरी शादी हुई है। और तब से उनका एक कंटिन्यूस मोटिवेशन रहा है कि तुम सिर्फ शादी करने के बाद, शादी मतलब एक रिवाज है, एक प्रथा है, लेकिन आप उसमें उलझ कर ना रहें। तुम इससे आगे निकलो, तुम इससे कुछ आगे बढ़ो। ये जो एक हमारे सोसाइटी में ख़ास करके मुझे लगता है, जैसा हम लोग देखते हैं बिहार में, कि एक परसेप्शन है कि शादी हुई तो आपके एक लिमिटेशन, आप एक लिमिटेशन में आ जाते हैं। और अगर ये एक महिला, एक लड़की सोच लेती है कि हाँ मैं लिमिटेशन में आ चुकी हूँ, मेरे बच्चे हो गए हैं, अब मुझे घर ही संभालना है, यही मेरी ज़िंदगी है, अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हैं, मान लेती हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो एक अलग सी मौत है। मतलब उनकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती है। आपको इस मौत से लड़ना है। और मुझे लगता है, मैं इस पे गर्व तो नहीं कर रही, लेकिन मैं कह सकती हूँ काफ़ी कॉन्फिडेंस से कि मैंने इस मौत से लड़ा है। मेरी शादी के बाद भी मैंने लगातार अपनी शिक्षा को, अपनी पढ़ाई को मैंने जारी रखा है, कंटिन्यू रखा है। और इसमें मेरे मम्मी पापा लगातार इस चीज़ के लिए मुझे मोटिवेट करते रहे। अब बात आती है एक महिला, सफल महिला के पीछे महिला का क्या योगदान है। तो मेरे घर में जितनी भी महिलाएं हैं, मम्मी हो, मेरी बहन हो, या फिर जितनी भी मेरी नानी हो, मेरी दादी माँ हो, जो भी हैं, उन लोगों की मैं नाज रही हूँ बचपन से। और मुझे लगता है कि उन लोगों ने मुझे काफ़ी प्रोत्साहन दिया, मोटिवेट किया है। मुझे खुद की एनर्जी, जैसे बजरंग बली की एनर्जी को मतलब की शक्ति को उजागर करना है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी शक्ति को, मेरे एनर्जी को चैनलाइज किया है मेरी घर की हर महिलाओं ने। तो जानना चाहेंगे कि फैशन मॉडलिंग में खुद को ग्रूम रखना कितना ज़रूरी है, और साथ ही साथ आप मिसेस इंडिया 2023 के साथ साथ प्रोफेसर भी हैं, एक माँ भी हैं, वाइफ है, तो इन सब चीज़ को किस तरीके से आप मैनेज करती हैं और खुद को आपने किस तरीके से इस पेजेंट के लिए ग्रूम किया, इस बारे में बताएं। जी, ग्रूमिंग की बात आपने कही है, तो मुझे लगता है कि आजकल हर कोई मेल फीमेल, लड़के लड़कियां, वो अपने आप में ग्रूम्ड हैं और ग्रूमिंग के स्टेज पर है। क्योंकि ये जो ग्लोबलाइजेशन हम लोग देख रहे हैं, जिसको हम लोग फेस कर रहे हैं, ये फेज़ ही है ग्रूम होने का। तो ये दो तरीके, जो ग्रूमिंग है वो मुझे लगता है कि दो तरीके से हो सकता है। एक आप बाहरी रूप से करते हैं और एक आप इंटरनली करते हैं। तो बाहरी रूप से आप अपने आप को ग्रूम करते हैं तो मुझे लगता है वो ग्रूमिंग अप है। जैसे आप अपने फिजिकल अपीयरेंस पर ध्यान देते हैं, कपड़ों पर ध्यान देते हैं, अपने बालों पर ध्यान देते हैं। और ये जो मैंने इंटरनल ग्रूमिंग की बात की है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी समझ से इंटरनली ग्रूम्ड होना ये सबसे प्रायोरिटी है हमारे पर्सनालिटी के लिए, ये हम सभी जानते भी हैं। तो इंटरनली ग्रूमिंग में आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस लाना है। आप जैसे भी दिखते हो, भगवान ने आपको जैसा भी बनाया है वो मायने नहीं रखता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखते हैं, आत्मविश्वास रखते हैं, दृढ़ है, डिटर्मिन्ड है कि मैं किसी भी चीज़ों को, किसी भी काम को अगर मैं करना शुरू करूं तो मैं उसमें ज़रूर सफल हो जाऊंगा। तो ग्रूमिंग का सही मायने यही है कि आप बोलचाल से लेकर और अंदर से कॉन्फिडेंट रहें, डिटर्मिन्ड रहें, अपना गोल बनाएं। जैसा हम लोग इंग्लिश में पढ़ाते भी हैं और पढ़ते भी हैं। इंग्लिश एक पोएट है, सोशल क्रिटिक है, मैं उनको थोड़ा कोट करना चाहूँगी। मैथ्यू आर्नल्ड नाम है उनका, जो कि इंग्लिश के बहुत बड़े पोएट, सोशल क्रिटिक। तो उन्होंने कहा, उनकी एक कविता है द स्कॉलर जिप्सी, और उसमें उन्होंने लिखा है कि एक इंसान के लिए वन एम, वन गोल, वन बिजनेस, वन डिज़ायर इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप एक गोल, एक लक्ष्य, एक बिजनेस, एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो सफलता तय है।
तो जहाँ बात आती है कि आप टीचिंग करती थी, तो मुझे मैं ये आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने सिर्फ टीचिंग ही किया है, मैंने कभी किसी दूसरे फील्ड को आजमाया नहीं है। लेकिन आप अपने करियर के साथ साथ कभी कभी सपनों को भी पूरा करना चाहते हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये ग्रूमिंग तो आपको वहाँ से ही आ जाता है। जब आप अपने करियर पर ध्यान देते हैं, अपने गोल पर ध्यान देते हैं, उसको आप अचीव करते हैं, पूरा पा लेते हैं, तो वो अपने आप में एक ग्रूमिंग है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि सबके लिए ये चीज़ ज़रूरी है, अनिवार्य है कि आप पहले कॉन्फिडेंट अपने आप को उस लेवल पर माने कि मैं हूँ, मेरे अंदर वो सारी चीज़ें हैं, और अपना एक गोल तय करें। तो ये आपका ग्रूमिंग का पार्ट हो जाता है। और जहाँ तक इस ब्यूटी पेजेंट की बात है, जिसमें हम लोग ग्रूमिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, कुछ बोलने की बातें आती है, आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर आप कैसे चलते हैं, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेबल बनते हैं। तो ग्रूम कॉन्फिडेंट, फिर यहाँ भी कॉन्फिडेंस की बात आती है। तो ये कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूँगा, ये हम लोगों में एक कमी है, ये फ्लॉ है जो हम लोगों को बहुत पीछे लेकर चली जाती है। हम लोग कितने भी ग्लोबलाइजेशन और देश दुनिया के साथ आगे बढ़ें, लेकिन ये आत्मविश्वास ही है जो हम लोगों को, और ख़ास करके हम महिलाएं तो पता नहीं क्यों आत्मविश्वास को कभी कभी खो देती हैं। ख़ास करके जब शादी की बात आती है, तो वो एक शक्ल, एक जंजीर सा लगता है कि अब तो नहीं हो सकता, एक उलझन होती है वो। तो ऐसा नहीं है। फिर भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, मैं समझती हूँ कि शादी के बाद भी जिन्होंने इन सारे जंजीरों को तोड़कर अपने आप को प्रूव किया है, ऐसे भी है हमारे समाज में, महिलाएं हैं ऐसी। लेकिन ये ग्रूमिंग के लिए हम लोगों को टाइम देना पड़ता है, समय देना पड़ता है, और इन चीज़ों को सीखना पड़ता है। तो मैंने भी सीखा है इन सारी चीज़ों को जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, और पहले से भी मैंने सीख रखा था। और घर को देखते हुए मेरी छोटी बच्ची, मेरी 3 साल की एक बेटी है, तो उसका भी ध्यान रखना है, उसको भी ग्रूम करना है। तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो भी चीज़ों को सीखे, लर्न करे, नई चीज़ों को। और घर परिवार है, पेरेंट्स हैं, भाई बहन है, तो उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, हस्बैंड हैं, उनको भी देखना पड़ता है। तो आपने मैनेज कैसे किया इतनी सारी, टीचिंग भी करना है मैं, और बच्चे जो हैं कभी कभी क्या, मतलब हर वक्त लगभग वो लोग फ़ोन करते हैं बराबर की, मैडम कभी इसमें क्लैरिटी चाहिए, मैडम कभी इसमें कन्फ्यूजन है। तो इन चीज़ों को देखना पड़ता है। तो जब आप इन सारी चीज़ों पर एक ख़ास पैशन रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप, मुझे लगता है आप कभी भी आप उस चीज़ को पूरा करेंगे, आप उस चीज़ को चाहेंगे कि वो पूरा हो। तो मैनेज करना पड़ता है, और हो भी जाता है अगर आप चाह लेती हैं तो। जी। कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ रहा है। बिल्कुल। जी, जी। और जब चाहत होती है तो राह अपने आप बनती ही जाती है, अपने आप बनती चली जाती है। और साथ ही आपसे जानना, जैसा कि आपने आत्मविश्वास की अभी बात की, तो आत्मविश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल। कहते हैं कि आत्मविश्वास है जो फर्श से अर्श तक लेके जाता है। और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, इस ब्यूटी पेजेंट की अगर हम बात करें, तो ब्यूटी पेजेंट में किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, या फिर जिन लोगों में भी थोड़ी बहुत अगर आत्मविश्वास की कमी है तो अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाए? जी, अगर किसी में आत्मविश्वास की कमी है, तो मेरा मानना है कि वो तो घर से निकलेंगी ही नहीं, वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगी। और अगर वो पार्टिसिपेट करती हैं, इसका मतलब है कि उनमें आत्मविश्वास तो ज़रूर है। और वहाँ पर कुछ दिनों का, जैसे 3 दिनों का, 7 दिनों का या 5 दिनों का कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें उनको प्रैक्टिस कराया जाता है कि आप अपने आप को, अपने क्वालिटीज़, अपने अच्छे पार्ट्स, अपने नेगेटिविटी, और इन चीज़ों को आप कैसे पब्लिकली बोल सकते हैं। तो उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, एक प्रैक्टिस होती है जिसमें कि वो प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ को बोलने का। फिर वॉक करने के लिए खास कोड, ड्रेस कोड के साथ आपको वॉक करने की भी ट्रेनिंग, इसके लिए ट्रेनर्स होते हैं जो सुबह से शाम तकरीबन 8 घंटे तो लगभग डेली उस चीज़ को वो सिखाते हैं। तो ये ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो नए हैं उनके लिए भी, और जो पहले से इस पेजेंट में कभी किसी ने पार्टिसिपेट किया है उनके लिए भी। तो ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है, जो एक्सपर्ट, जो ट्रेनर्स देते हैं, उसको आप फिर उसी आत्मविश्वास के साथ आपको सीखना, उसी लगन के साथ आपको उसको सीखना पड़ता है। बिल्कुल जी। और साथ ही ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम फैशन इंडस्ट्री की बात करें या फिर किसी भी बड़े ब्यूटी पेजेंट की अगर बात करें, तो कोई अगर आम लड़की या फिर कोई कॉमन लड़की अगर इसमें जाना चाहे तो किस तरीके से जा सकती है, क्या कुछ इसकी प्रक्रिया है, इस बारे में भी बताएं। जी,
मुझे लगता है कि आपने जो कॉमन लड़की की बात कही है, तो मैं भी अपने आप को बिल्कुल। कॉमन ही मानती हूँ, और मुझे लगता है कि अगर मैं जा सकती हूँ तो कोई जा सकता कोई भी जा सकता है। बिल्कुल। तो हम सब कॉमन हैं, और अगर एक तरह से देखें तो हम सब खास हैं, बिल्कुल। क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ खासियत है और उसको पहचानने की ज़रूरत है। हम लड़कियों और महिलाओं में यही एक, आप क्या कहें, एक शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन एक फ्लॉ, आप लूप होल कह सकते हैं, कि हम लोग, और मेरे साथ खुद भी है, कि मेरी पोटेंशियलिटी क्या है ये मुझे खुद भी शायद पता नहीं है। इससे हम लोगों को हर वक्त एक्सप्लोर करना पड़ता है, इसे हम लोगों को हर वक्त ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है कि आखिर हमारे अंदर पोटेंशियलिटी हमारे अंदर है क्या। तो बात करें कि हम लोग किस तरीके से इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं, या फिर कॉमन वो अनकॉमन है तभी वो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो कॉमन है वो बस एक आत्मविश्वास उसके अंदर होना चाहिए, और वो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करे। और एक ब्यूटी पेजेंट क्या, इससे कहीं और चीज़ें हैं दुनिया में जिसमें वो अपने आप को आजमा सकती हैं। ये एक इंटरेस्ट की बात है। अगर आपकी रुचि है तो आप उस फील्ड को चुने। कोई भी फील्ड, आप छोटा बड़ा, या आप ये नहीं कह सकते कि ये बेहतर है ये बेहतर नहीं, आप ये ऐसा नहीं कह सकते, हम ऐसा नहीं कह सकते। तो ये हमारी रुचि है, कि इंटरेस्ट है कि हम किस चीज़ों में जाना चाहते हैं, और यकीनन जिस चीज़ में आपकी दिलचस्पी होगी आप उसमें ही बेहतर करेंगे। मेरी एकेडमिक्स में थी, तो मुझे लगता है कि मैं एज एन एकेडमिशियन मैं अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल भी चलाने वाली हूँ। और जहाँ तक ये पेजेंट की बात है, तो आप समझ सकती हैं, ब्यूटी पेजेंट तो ये एक पैशन भी है, एक ड्रीम भी है, जिसको मैं पूरा करना चाहती हूँ। और आगे भी अगर अच्छी चीज़ें होती हैं तो बिल्कुल ही मैं आगे करूँगी। जी। और अगर प्रक्रिया की बात करें तो इसकी क्या कुछ प्रक्रिया, जो भी इसमें अगर जाना चाहती है? जी, कुछ ऑडिशंस, हाँ जी, ऑडिशंस होते हैं, लेकिन जो विनर्स होते हैं, जो स्टेट विनर्स हैं, मुझे ऑडिशन नहीं देना पड़ा था, क्योंकि मैंने 23 में, जैसा आपको बताया, मैंने जीता था। और जो बाकी के कंटेस्टेंट्स हैं उनको कुछ ऑडिशंस देने पड़ते हैं, और फिर वो ऑडिशंस के बाद ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जाती हैं। जैसे कुछ क्राइटेरिया है उसमें, कुछ हाइट की क्राइटेरिया है, कुछ पर्सनालिटी की क्राइटेरिया है, कुछ वो सारी चीज़ें हैं जो वो लोग करती हैं। और जैसा कि आपने हाइट की बात की, तो मॉडलिंग का एक ये कहना है कि काफ़ी हाइट होनी चाहिए, तो इस बारे में भी बताया कि जी, मॉडलिंग एक बिल्कुल भी अलग चीज़ है। अगर हम लोग ब्यूटी पेजेंट को मॉडलिंग का नाम दे देते हैं तो ये मेरे समझ से सही नहीं है, क्योंकि ब्यूटी पेजेंट एक आप जिसको कहते हैं ना, एक ओवरऑल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर कि आप सोशल एक्टिविटीज़ को भी आप समाज के लिए भी चीज़ों को कर सकती है। आप किसी चीज़ों को प्लेटफॉर्म पर रख सकती हैं। आपके अंदर जो चीज़, हुनर है, स्किल्स है, जैसा कि हम लोग कुशल भारत की बात कर रहे हैं, तो ये कुशलता है, कौशल है, जिसको हम लोग रख सकते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म, एक जरिया है। तो इसमें मॉडलिंग से इसका, अगर रुचि आपकी मॉडलिंग में है, तो आप ब्यूटी पेजेंट के थ्रू मॉडलिंग में जा सकती हैं। तो अगर हम लोग अपनी बात करें, जैसा हमारा एक सेट करियर है, हमने अपने करियर को एकेडमिक्स में सेट किया है, शिक्षाविद में किया है, तो मुझे लगता है कि अब मॉडलिंग का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, वो लड़कियां जो अभी नई हैं, जिसने अपना करियर अभी सेट नहीं किया है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे तो मॉडलिंग भी इसके थ्रू कर सकती हैं। तो मॉडलिंग ही सिर्फ नहीं है मेरी समझ से, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने आप को एक्सपोज कर सकती हैं, और हेल्पफुल है कम्युनिटी के लिए। मैंने आपसे कहा जैसा कि ब्यूटी विथ अ पर्पस, तो ये पर्पस क्या है ये मैंने पहचाना है, और बाकी लोगों को भी पहचानना पड़ेगा। जी, तो कह सकते हैं कि ब्यूटी पेजेंट जीत के हम कई क्षेत्रों में किसी भी बिल्कुल क्षेत्र में बहुत से रास्ते हमारे लिए खुल जाते हैं। ये बस एक जरिया है कि आप किस चीज़ों को, किस हुनर को, किस स्किल को आप लेकर आगे बढ़ सकती हैं, और कुछ यूजफुल कर सकती हैं। आर्ट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, आप किसी चीज़ों को समाज के लिए करें, ये आर्ट है, बस ये कला है, और आप समाज के लिए कुछ करें, तो ये इसका मकसद मेरी समझ से है। जी। और साथ ही रोहिणी जी, जैसा कि मिसेस इंडिया 2023 अब शादी के बाद बनी, और कहते हैं कि जब महिला को किसी का सपोर्ट मिलता है तो हर क्षेत्र में वो आज आगे बढ़ रही हैं, और सपोर्ट जब मिलता है तो और आगे बढ़ती हैं। आज हर महिला है जो कहीं ना कहीं पुरुषों से कंधा मिला के चल रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि पेरेंट्स का तो सपोर्ट रहता ही है, इन लॉज का कितना सपोर्ट था आपके साथ, और जब उन्हें पता चला कि आप मिसेस इंडिया 2023 बन गई है, तो क्या कुछ उनका कहना था, ये इस बारे में बताएं। जी, इन लॉज में सबसे पहले तो शादी के बाद मैं हस्बैंड के बारे में बताऊंगी कि उन्होंने मुझे एकेडमिक्स में भी हेल्प किया, सपोर्ट किया, और उसको जारी रखा शादी के बाद भी। और जैसे 2009 में मेरी शादी हुई, तो 2012 में मैंने MA का एग्ज़ाम दिया,
फिर मैंने पीएचडी का एंट्रेंस दिया। तो इन सारी प्रक्रिया में हस्बैंड और इन लॉज का काफ़ी सपोर्ट रहा। उन लोगों ने काफ़ी मोटिवेट किया कि आप इसको कर सकती हैं, और तभी मैं यहाँ पर हूँ। और हस्बैंड का तो काफ़ी सपोर्ट रहा ही है, और आज भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। जब मैं गोवा गई थी तो वो ही हमारे साथ, और मेरी बेटी भी मेरे साथ गई। तो हस्बैंड का मैं कहूँगी कि बहुत सपोर्ट है, और आगे भी रहेगा। ये कामना है कि आगे भी रहेगा। जी। तो रोहिणी जी कहते हैं कि जब हस्बैंड का और माँ बाप का और साथ ही साथ इन लॉज का अगर सपोर्ट हो तो कहीं भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में हम झंडा गाड़ सकते हैं। जी, लेकिन और इसकी बहुत बड़ी एक उदाहरण आप जी, लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूँगी जो मेरे दिल में आ रही है, वो ये है कि सपोर्ट तो ठीक है, उन लोगों का सपोर्ट चाहिए, लेकिन अगर आपकी तीव्र इच्छा होती है जी, तो वो अपने आप सपोर्ट में बदल जाता है। अगर वो सपोर्ट एंटी भी हो तो वो मुझे लगता है सपोर्ट में बदल जाता है। मतलब आपकी इच्छा तेज होनी चाहिए। बिल्कुल। हम लोग ऐसा ना करें कि पहले सपोर्ट खोजें। हम महिलाएं किसी के लिए कि कोई हमारी आगे चल के मदद करे, हम इसके इंतजार में ना रहें। बिल्कुल। हम अपनी मदद खुद करें, हम अपने आप को आगे खुद बढ़ाएं, तो बाकी लोगों को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके अंदर एक फायर, जो एक आग कहती हैं, एक पैशन, जुनून जिसको हम लोग कहते हैं, वो होना सबसे ज़रूरी है। तभी आप परिवार से लेकर समाज से लेकर देश दुनिया हर लोग आपके सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा, और कुछ अलग करने का जज्बा, तो ये तो सबसे ज़रूरी है। रोहिणी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कहते हैं कि स्त्री अगर खुद को अगर मजबूत समझे और अपने प्रयासों में अगर शामिल रहे तो ये दुनिया काफ़ी खूबसूरत लगती है। अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें तो कितना ज़रूरी समझती हैं आप इसको राष्ट्र के निर्माण के लिए? महिला का जो एक रोल है, वो एक परिवार से शुरू होता है, अपने माता पिता के परिवार से। जहाँ वो एक बेटी होती है, एक बहन रहती है, तो वहाँ से ये उसका एक रोल जो शुरू होता है, वो कहीं ना कहीं उसके भविष्य में वो क्या करने वाली है, वो किस तरीके से भविष्य में समाज और राष्ट्र में योगदान करने वाली है, इसका कहीं ना कहीं एक शुरुआत वहीं से हो जाता है, उसके घर से ही। और उसको उसके भाई, उसके पिता किस तरीके से उसको बढ़ावा देते हैं, किस तरीके से उसको मोटिवेट करते हैं, ये भी काफ़ी मायने रखता है उसके भविष्य के लिए। भविष्य में वो किस तरीके से योगदान देने वाली है राष्ट्र के लिए या अपने समाज के लिए। तो मेरी समझ से, और जो उसका जो दूसरा फेज़ होता है वो है शादी के बाद, जब वही लड़की एक बहू बन जाती है, एक पत्नी बन जाती है, तब उसके जो घर के जो सास ससुर हैं या फिर हस्बैंड हैं, पति हैं, वो किस तरीके से मोटिवेट करते हैं या बढ़ावा देते हैं, कहीं ना कहीं वो भी ज़रूरी हो जाता है। तो मेरी समझ से एक महिला का राष्ट्र के से पहले मुझे लगता है कि वो घर, एक परिवार को किस तरीके से बनाती है, एक परिवार को किस तरीके से परिवार का निर्माण करती है, सबसे पहले यहाँ से उसकी कहानी शुरू होती है। और दूसरा कि जब वो अपने करियर में आगे बढ़कर और कुछ नाम करती है, या फिर वो अपने पैरों पर खड़ी होती है, और वो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो पैसे कमाने लगती है, जब वो अपने आप को स्वतंत्र, अपने विचारों से स्वतंत्र महसूस करती है, तो उस समय आप कहेंगे कि तब जाकर वो एक महिला है जो किसी भी निर्माण के लिए वो लायक बन पाती है। और जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेती है, उसकी स्थिति बहुत ही बदतर होती है। वो किसी और के इशारों पर आप कह लें, या फिर आप ये कह लें कि वो किसी और के विचारधाराओं से, विचार से चलने लगती है। उसके खुद की सोच और जो उसका खुद का जो आप कहें जो स्वतंत्रता है वो नहीं रह जाता है, तो वो निर्माण करने के योग्य नहीं रहती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक महिला का बहुत बड़ा योगदान है कि वो अपने परिवार को बनाते हुए, समाज को बनाते हुए इज्जत से, सम्मान से, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, और तब जाकर वो एक
राष्ट्र के लिए भी निर्माण तो करेंगी ही। बहुत सारी महिलाएं हैं जो हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन समझते नहीं है कि उसके पीछे की कहानी क्या है। बस हम लोग उनके बारे में जान लेते हैं और यहीं तक रह जाते हैं। हम लोगों को ये नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर महिला, हर इंसान, हर महिला की अपनी खासियत होती है, अपनी उसकी पोटेंशियलिटी होती है, और हम लोगों को ठीक है उनके प्रति हम लोग अपनी अच्छी कामनाएं करते हैं, देते हैं, लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं खुद के भीतर उस चीज़ को, उस ऊर्जा को कहीं ना कहीं निखारना होगा, उस हुनर को निखारना होगा। ये हम लोगों को सीख लेना चाहिए। कोई भी, किसी भी सफल महिला को जब हम देखते हैं कि वो किस तरीके से नाम कर रही हैं, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ा रही हैं, अपने समाज को आगे बढ़ा रही हैं, तो ठीक है हम लोग उनके लिए अच्छे शब्द रखते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को किस तरीके से वहाँ पर ले जाएं। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो महिला होने के नाते मैं भी बचपन से ही बहुत सारी महिलाओं को, चाहे वो खेल क्षेत्र में हो या फिर कला में हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो, हम लोग देखते हैं बहुत सारी राइटर्स को भी मैंने देखा है जो कि मतलब जो पढ़ा है, और उनसे मैं काफ़ी प्रभावित रही हूँ, जो हमारे भारत में भी हैं। कमला दास हो गई, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक हो गई, तो रविन्द्रनाथ टैगोर भी हैं। तो इन लोगों को बचपन से मतलब पढ़ा भी है। गीतांजलि जो कि बहुत मेरी फेवरेट रही है, अभी भी है। तो उनको पढ़ने के बाद मोटिवेशन तो मिलता ही है, साथ साथ कुछ ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ ऐसा लिखूं, ऐसा मैं भी कुछ रखूं जिससे कि मेरी भी पहचान हो जाए, मेरा भी नाम हो जाए। तो ये एक आपके अंदर, ये कोई बाहर से कोई नहीं ला सकता है। ये किसी ट्रेनिंग, किसी भी स्कूल में आपको नहीं सिखाया जाता है कि आप कैसे प्रभावित हो, प्रेरित हो और आप अपने आप को प्रूव करें किसी के सामने। तो ये आपके अंदर की कला है। तो जी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आपको आगे ले जाती है, बिल्कुल सफल बनाती है। बिल्कुल। और कहते हैं कि इस आज़ाद मुल्क में सबके लिए है जो बराबर का हक है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो। लेकिन अगर हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आज भी अगर देखा जाता है तो पिछड़े इलाके में कहीं ना कहीं ये होता है। और अगर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इससे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इसका उपाय, इसके बारे में अगर कुछ आप जी बिल्कुल आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। बिहार में हम लोग ये चीज़ तो देखते ही हैं, और बाकी दूसरे राज्य का मुझे उतना तो नहीं पता है, क्योंकि मैं बिहार में पली बढ़ी हूँ, यहीं बड़ी हुई हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखा है, बिल्कुल देखा है कि बेटे और बेटियों में, जैसे कि बहुत सारे हमारे यहाँ बहुत सारे मन्नत होती हैं कि हे भगवान एक बेटा हो जाए, 2 बेटी हो गई है, 3 बेटी हो गई है, 1 बेटा हो जाए। इसके लिए मतलब कई लोग ये व्रत भी रख लेती हैं और मन्नत भी कर लेती हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ये क्यों है ये, और क्यों नहीं हट रहा है, ये इसका तो जवाब अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं तो है, ये जड़ में है, और इसको अगर हटाने की बात हो रही है, या फिर इस डिस्क्रिमिनेशन, ये जो भेदभाव है, ये दूर हो रहा है जब हम महिलाओं को देखते हैं कि वो आगे हो रही हैं, कमा रही हैं, घर की बेटियां अपने घर के बेटों की तरह, बड़े बेटों की तरह घर को चला रही हैं, और अपने छोटे भाई बहन को काफ़ी आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। तब लगता है कि नहीं, सही है, दोनों में फ़र्क नहीं है जी। लेकिन फिर बात आती है जब पिछड़े जगह की बात आती है, या फिर जो आप किसी खास कम्युनिटी में आप देखेंगे, तो फिर वही बात आती है कि कितने बच्चे हैं आपके, तो 3 बेटी है। अच्छा, 3 बेटी है, सिर्फ बेटा नहीं, हाँ 2 बेटी है। अच्छा, 1 बेटा हो जाता तो अच्छा है। मेरी 1 बेटी है, और मैंने भी बहुत लोगों से सुना है कि 1 बेटा हो जाता तो अच्छा है, जो सही बात है, मैं आपको बता दूं। तो मुझे ये सही नहीं लगता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरे मम्मी पापा ने कभी फ़र्क नहीं किया कि 1 बेटा है 1 बेटी है, तो इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दूर होने की बात सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से नहीं, ये सिर्फ शिक्षा से हो सकती है। आप अगर बेटियों को पढ़ा देती हैं, उनको इस लायक बना देती हैं, मतलब बेटों की तरह, ऐसा नहीं कि बेटियों को आप बेटों से आगे कर दें, ये जेंडर, ये इक्वालिटी नहीं है। जो सोशल इक्वालिटी और जेंडर इक्वालिटी की बात है, वो है कि दोनों को आप बराबर कर दें। अगर घर में 1 चीज़ है, 1 मिठाई है, तो आप दोनों को आधे आधे दे दें। अगर 2 है तो दोनों को 1-1 दे दें।
तो ये इक्वालिटी है। अगर आप पढ़ने की बात करते हैं, आप किसी खास स्कूल में, अच्छे स्कूल में आप अपने बेटे को डालते हैं कि ये बड़ा होकर कमा देगा, या फिर आप उसको बाहर भेजते हैं कि नहीं तुम चले जाओ बाहर, तुम पढ़ लो। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि ये पढ़ाई हो या घर में छोटी सी चीज़ हो, आप दोनों को बराबर कर दें, तो फिर आगे चल के वो खुद दोनों बराबर समझने लगेंगे कि ये दोनों, हम दोनों बराबर हैं। कपड़े पहनने की बात आती है तो आप लड़कियों को ये कपड़े देते हैं, कुछ खास कपड़े देते हैं कि ये तुम्हारे लिए। मैंने एक छोटी सी चीज़ नोटिस की है, बैठने की बात अब करते हैं, पता नहीं कितने लोग इस चीज़ को गौर करते हैं। अब लड़के ऐसे बैठेंगे, लड़कियां ऐसे बैठेंगी। मुझे तो कभी कभी ये भी अजीब लगता है कि इस पर भी आप क्यों बता सकते हैं। अगर आप जेंडर इक्वालिटी है समाज में, अगर पैसे कमाने की बात है, अगर लड़के भी कमा रहे हैं तो लड़कियां भी कमा रही हैं, दोनों घर को चला सकती हैं, तो ये हुनर दोनों में बराबर है। ईश्वर ने दोनों को बराबर भेजा। आप फिजिकली भी आप नहीं कह सकती हैं कि लड़कियां कमज़ोर हैं, लड़के मजबूत हैं। आप रेसलिंग में भी और बाकी आप हर फील्ड में देख सकती हैं। तो हर स्पोर्ट्स में भी हैं। अब क्रिकेट भी लड़कियां भी खेल रही हैं, लड़के भी तो आप किस चीज़ में देखती हैं कि ये पीछे हैं? लड़कियां भी आजकल ज़्यादा पैसे कमा रही हैं। तो मेरी समझ से ये जो इक्वालिटी है समाज में, ये आप अगर सही शिक्षा दे देते हैं अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को, बेटे हों या बेटियां हों, तो ये इनइक्वालिटी दूर हो सकती है, बिल्कुल भी दूर हो सकती है, ख़त्म हो जाएगी। और ये भी कहते हैं ना कि जो चीज़ हम देखते हैं वही चीज़ हम करते हैं। अगर आज आप अपने बच्चों के साथ इक्वालिटी करेंगे, दोनों का भेदभाव नहीं करेंगे, तो आगे जाके वो भी भेदभाव नहीं करेंगे। बिल्कुल। और आप अगर रिस्पेक्ट करते हैं कि आपकी बेटी है, तो कल वो भी अपनी बेटी को रिस्पेक्ट करेंगे और वही प्यार देंगे, वही बराबरी और वही सम्मान वाली बात करेंगे। तो ये समानता शिक्षा दे देना तो बेहद ज़रूरी है। क्योंकि पहले क्या होता था कि शादी कर दिया, बेटियों की शादी कर दिया, कुछ पैसे दे दिए, सब कुछ हो गया। हाँ, तो और साथ ही रोहिणी जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में क्या कुछ आपके फ्यूचर प्लान्स है, इस बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। जी, फ्यूचर अभी तो मैंने जैसा आपको बताया, मैं कुछ अभी अपने पोस्ट डॉक्टरल डिग्री को लेकर भी कर रही हूँ, और आगे मुझे वियतनाम में मिसेस वर्ल्ड के लिए भी ये किया गया है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैं अपने बिहार को चाहूँगी कि उस प्लेटफॉर्म पर लाऊं और इसके कल्चर को, इसकी जो भी इसकी संस्कृति और जो भी चीज़ें हैं उसको वहाँ पर मैं रख सकूँ। मैंने खास करके जैसे अभी मिसेस इंडिया में मैंने मिथिलांचल के मधुबनी पेंटिंग को मैंने अपने कॉस्ट्यूम से दिखलाया और यहाँ के कल्चर को दिखलाया। तो मैं चाहूँगी कि ये इंटरनेशनली भी ये चीज़ वहाँ पहुँचे, ग्लोबली हमारे बिहार की सारी चीज़ों, जितनी अच्छाइयाँ हैं वो वहाँ पर मैं उसको अच्छे से रख सकूँ, ताकि हमारा बिहार भी वर्ल्ड नेशनल लेवल पर। तो रोहिणी जी, हमारे पास वक्त की थोड़ी पाबंदी है, तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कोई एक संदेश देना चाहिए। जी, मेरा संदेश यही है कि हम जब तक ये मान लें कि हम जंजीरों में बंधे हैं, हमारे साथ कठिनाइयाँ हैं, वो रहेंगी। और जिस पल हम ये मान लें कि कठिनाइयाँ कुछ भी नहीं है, कठिनाइयाँ कोई चीज़ ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो कठिनाइयाँ बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकती हैं, खास करके महिलाएं, हम महिलाएं जिनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी पाबंदियां रहती हैं, आप उनको बिल्कुल भी अपने इज्जत सम्मान को बचाते हुए, रखते हुए आप बिल्कुल भी आगे बढ़े और देश दुनिया में आप और हम अपना नाम कर सकती हैं। बिल्कुल जी। रोहिणी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए और साथ ही इस खास कार्यक्रम को और भी ज़्यादा खास बनाने के लिए। धन्यवाद मुस्कान जी। तो दर्शकों, जैसा कि वक्त हो चला है अब जाने का, और जैसे कि जाने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि आप हमें खत भेजें, जिससे हम ये जान सकें कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। तो दर्शकों, फटाफट उठाए पेन कॉपी और नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन के पटना, फ्रेजर रोड। साथ ही हमारा पिन कोड है 8000001, और साथ ही दर्शकों हमारा email ID है director ddkpatna@gmail.com।